Good morning, students. So today in our physics class, I will first re-explain the portion which I have explained in the previous class, and after that I will continue further. Okay. So in this lecture, we will be studying the gravitation chapter of your book. So as you all know, everyone knows what is gravitation. ठीक है, मतलब हम सभी को पता है ग्रेविटेशन क्या होता है. बेसिकली हमें क्या पता है कि जब भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है अपनी तरफ या अट्रैक्ट करती है, तो बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि एक ऐसी पावर है जो कि हम देख नहीं सकते. एक ऐसी मतलब अट्रैक्टिव पावर है जिसे हम देख नहीं सकते, हाँ महसूस कर सकते हैं. ठीक है, और इसे सबसे पहले किसने जज किया था? न्यूटन ने. ठीक है, उन्होंने क्या जज किया था कि एक एप्पल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो गिरता है तो वो क्यों अर्थ की तरफ ही या अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होता है. क्यों नहीं ऐसा होता है कि वो हवा में ही रहता है या कहीं और चला जाए, वो क्यों अट्रैक्ट होता है? तो उन्हें क्या पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा अट्रैक्टिव पावर है जो कि क्या कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उनको अर्थ की तरफ एक तरह से बाउंड करके रख रहा है, मतलब खींच के रख रहा है या बांध के रख रहा है. ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद उन्होंने अपना सब एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसके बाद नाम उन्होंने क्या दिया उस चीज को? ग्रेविटेशन. और एक बात और है, ग्रेविटेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में ही होता है. ग्रेविटेशन मतलब क्या है कि आप कोई भी, जैसे कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे ये मार्कर है चाहे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड भी इस मार्कर के ऊपर एक अट्रैक्टिव पावर लगा रहा है और ये मार्कर भी इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव पावर लगा रहा है. मतलब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, वो सभी के अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव पावर है जिससे क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं. हालांकि अब ऐसा क्यों नहीं होता कि मार्कर ऐसे चिपक जा रहा है यहाँ पर या इधर क्यों नहीं चला जा रहा है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटी पावर जो होती है, ये बेसिकली आप अभी आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीजों पे डिपेंड होती है. और ये बहुत ही वीक फोर्स होती है. ठीक है, ये फोर्स होती है ग्रेविटी की, काफी वीक फोर्स होती है. वीक मतलब काफी इसकी वैल्यू कम रहती है. इसी कारण ऐसा क्या होता है कि बोर्ड इस मार्कर को नहीं खींच पा रहा है. लेकिन क्यों ऐसा है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास ग्रेविटी से अट्रैक्ट करके रख रही है, ये भी आगे पढ़ेंगे. ठीक, उसके बाद बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था जब हमने मोशन पढ़ रहे थे हम. तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स सबको पता होता है कि जब भी एक कोई ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है या मोशन करता है. ठीक है, सर्कुलर मतलब गोल गोल ऐसे मोशन करता है, तो एक ऐसी पावर होती है या एक ऐसी फोर्स होती है जो कि क्या करती है उसको, मतलब एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए बाउंड करके या कंपेल करके रखती है. मतलब अगर आप कभी स्टोन लो और एक ऐसे रस्सी से आप उसको नचाओ, ठीक है, तो वो सर्कल में नाचेगा. लेकिन जैसे ही आप अपना जो यहाँ से आपने पकड़ के उसको एक आप एनर्जी दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, अगर जैसे ही आप रिलीज करोगे अपने हाथ से, तो वो क्या होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली वो चला जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है. ठीक, तो वो क्यों ऐसे गोल गोल घूमता है? क्योंकि एक फोर्स एक्ट करती रहती है उस समय. उस फोर्स को नाम हम लोग क्या कह देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग. ठीक, अब इसके बारे में ज्यादा इतना कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बेसिकली आप बस इतना समझ लो कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक ऐसी फोर्स होती है जो कि उसके ऊपर एक्ट करती है, और वो क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है. और वो फोर्स क्या होती है ना, सपोज ये आप है, ये स्टोन ऐसे मूव कर रहा है, आपने यहाँ से पकड़ा है, तो ये जो फोर्स होगी वो क्या होगी? एक इनसाइड मतलब सेंटर की तरफ यहाँ पर ऐसे एक फोर्स एक्ट करती है. क्योंकि आप सपोज करो ना, आप ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हो. आप जब फोर्स लगाओगे आप देखोगे ना, आप मतलब आपको महसूस भी होगा कि आप थोड़ा सा फोर्स को इनवर्ट डायरेक्शन में ऐसे लगा रहे हो. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल मतलब बेसिकली बस इतना होता है, आप इतना कर सकते हो. जैसे कि सारे प्लैनेट्स हैं या वो है, वो सन के किनारे मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बात हमने अभी पढ़ी कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव पावर या अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्वियस सी बीच है, उनके बीच में काम करेगी. ठीक है, तो सन की जो ग्रेविटी होती है बेसिकली वो क्या करके रखती है, सारे प्लैनेट्स को मजबूर करती है कि वो एक पर्टिकुलर अपना ऑर्बिट या पाथ में रिवॉल्व करें. ठीक है, और वो क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर एक्ट करती है, सेंटर सीकिंग होती है. ठीक, चलो अभी न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? न्यूटन ने क्या कहा था? इन्होंने लॉ दे दिया. ठीक है, ग्रेविटेशन को लेके इन्होंने एक लॉ दे दिया जिसको कहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है. मतलब ये सारे जगह के लिए सेम ये लॉ काम करेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ पे काम करे कहीं और, ये लॉ हर जगह काम करेगा. न्यूटन के ये लॉ दिया न्यूटन ने. ठीक है, अब उस लॉ का क्या मतलब है, उसके हिसाब से क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दो ऑब्जेक्ट के जो मासेस होंगे ना उनके प्रोडक्ट के. ठीक,
अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मैंने इसके पहले वाले जब आपका पहले चल रहा था बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर इधर वाली वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी तो सेम टू सेम साइमल्टेनियसली आपकी जो इधर साइड वाली वैल्यू होगी ना वो भी इंक्रीज होगी। या सपोज इसका उल्टा हो गया, इधर वाली वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो बेसिकली ये वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए, या तो ये इंक्रीज हो तो ये इंक्रीज हो, ये डिक्रीज हो तो ये डिक्रीज। ठीक है, बेसिकली ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब। तो न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स होती है ना, अट्रैक्शन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनके जो मास होंगे उनके प्रोडक्ट के। ठीक, अभी एक और चीज उन्होंने कही कि ये जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब ये r क्या होता है? r क्या होता है? r होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है। अभी ना ये जो डिस्टेंस है वो हम क्या करेंगे, कहां से लेंगे? डिस्टेंस यहां से लेकर यहां के बीच, यहां से लेकर यहां के बीच, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस। तो एक ऐसा मतलब एक दे दिया गया कि आपको क्या करनी होती है, ये जो डिस्टेंस कंसीडर करनी है ये क्या होगी, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा, इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको आप लोग क्या कंसीडर करोगे, उसको हम लोग r कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन ने ये भी कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² है। ठीक, जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैच करोगे तो क्या बनता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ठीक, अभी क्या होता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या निकल के आता है, f इक्वल्स टू g। ये जो g होता है ये हमारे कांस्टेंट निकल के आता है m1 m2 अपॉन r²। अभी ये g को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट कहां से निकल गया है, हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी है जिसको हम लोग बेसिकली कॉमन टर्म में ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, तो उसके में निकल गया है ये कांस्टेंट। इसीलिए इस कांस्टेंट को नाम क्या दे गई है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल लगाने से मतलब ये इसकी वैल्यू g की वैल्यू ऑल ओवर द यूनिवर्स, चाहे आप अर्थ पे हो या बाहर हो कहीं भी हो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी होगी तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, उस दोनों ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और g तो हमेशा आपको वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये इसकी SI यूनिट है। अब यहाँ पर इस क्लास में मैं ये नहीं डिस्कस करूंगा कि ये कैसे निकला, क्योंकि जब आपकी ऑफलाइन क्लास थी उसमें मैंने बता दिया था, ये खासा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, बेसिकली इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक, और वैल्यू 6.67 into 10 power -11 होती है, ये बात फिक्स है। ठीक है, अभी ये कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। ठीक है, मतलब कि ये जो वैल्यू होगी ना, ये कभी भी आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना चाह रहे हो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स का पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में, ये वैल्यू आपकी यही रखी जाएगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसे निकाला गया था हेनरी कैल्कुलस ने निकाला था। ठीक, उसको छोड़ देते हैं। अभी क्या है, यूनिवर्स ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी ना एक, अब जैसे बीच में अभी आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको मून और अर्थ के बीच का ग्रेविटी निकाल के रखना हो, ठीक है, बेसिकली ग्रेविटेशन हमें क्या होता है, बहुत ही वीक फोर्स होती है, लेकिन मन में ख्याल आता है कि तो जो मून होता है वो अर्थ के किनारे गोल गोल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्यों, कोई ना कोई फोर्स ऐसी होगी जो सेंटर से की होगी, क्योंकि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी फोर्स तो होगी ना जो मून और अर्थ के बीच में एक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो वो क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटेशन होती है। लेकिन मैंने अभी बोल क्या रखा था, ग्रेविटेशन काफी वीक फोर्स होती है। अब आप लोग कहोगे सर अगर वीक फोर्स होती है तो इसके अंदर इतनी ज्यादा फोर्स कैसे आ गई कि वो मून को ऐसे अपने ऑर्बिट में करने के लिए कंपेल कर रही है, मजबूर करके रखी है। तो क्या बताया था मैंने कि जो फोर्स होती है ना अट्रैक्शन की, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट्स की होती है। अब आप अर्थ का मास ले लो, आप मून का मास ले लो, दोनों के दोनों मासेस काफी बड़े हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये देखो ना, ये जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर, जो m1 m2 आएगी वैल्यू आएगी, ये बहुत ज्यादा बड़ी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये भी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है कि जो मून है वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के कारण, क्योंकि दोनों के मासेस काफी ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक तरफ ये भी निकल के आता है कि अगर कभी भी दो हैवी बॉडीज हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा, इन कंपैरिजन टू अगर दो लाइट बॉडीज हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक,
अभी ये जो थर्ड लॉ मोशन को न्यूटन को हम लोग ग्रेविटी से रिलेट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एक सवाल आता है कि सर अगर हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब ऐसा भी है कि हम जो है मतलब बेसिकली ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी अर्थ का ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ को भी तो अट्रैक्ट करेगा ना। और हमने क्या पढ़ रखा है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि जो अर्थ हमारे पे ग्रेविटी लगा रहा है, हमारे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम भी तो अर्थ के ऊपर लगा रहे होंगे। तो ऐसा क्यों है कि हम तो अर्थ की तरफ खिंचे हुए हैं या हम बाउंड है यहाँ से, लेकिन अर्थ क्यों नहीं हमारे ऊपर आ जा रही, मतलब अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही है हमारे अट्रैक्शन से? ठीक है, इसका आंसर कहाँ से मिलता है हमें? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? फोर्स। अभी थर्ड लॉ मैंने बता दिया क्या था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, अब एक फॉर्मूला हमें क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब बेसिकली एक बात बताओ, मान लो अर्थ अर्थ हमारे पे मतलब एक ह्यूमन बीइंग पे सपोज लगा रही होगी कितने का, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, बेसिकली कोई भी वैल्यू आप मान के चलो कि आप समझ लो मास ये क्या समझ लो 11.2। ठीक है, इतना समझ लो आप एक वैल्यू चल के चलो कि आपकी ग्रेविटी इतना अर्थ हमारे पर फोर्स इतना न्यूटन का लगा रही होगी, बाई चांस लगा रही होगी और ज्यादा लगा रही, मान लो आप इतना न्यूटन का फोर्स अर्थ लगा रही होगी। ठीक है, तो सेम न्यूटन का फोर्स मतलब ये अर्थ है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा होगा, लेकिन मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक आदमी है। ठीक है, तो जो अर्थ है ना, अर्थ इस चीज को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी?